हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर या भेद पढ़े थे। उसमें आकार संबंधी भेद पढ़ा, पद संबंधी भेद, वेतन संबंधी भेद और कार्य और शक्ति संबंधी भेद पढ़े। अंतर या भेद दोनों एक ही है। फिर हमने मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर में मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियां, यानी मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री क्या क्या कार्य करते हैं और क्या उनकी शक्तियां हैं। तो शुरुआत हम थोड़ा सा परिचय ले लें। इसमें पढ़ते हैं, मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। क्यों है बच्चों? परंपरागत क्यों है बच्चों? इसलिए है कि वहां पे अलिखित संविधान है, इसलिए जो परंपरा से आ रही है वही बातें उसमें या उस देश में चल रही है। शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। जहां तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री या परामर्श जो देता है समिति मात्र है। यानी सम्राट की एक परामर्श दे, सम्राट को मंत्रिमंडल परामर्श देता है, वो एक समिति है। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ है संसदात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ पे नाम मात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। इसलिए समिति बनाई है वो जो परामर्श दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति कैबिनेट मंत्री में ही होती है। राजतंत्र के लोकतंत्री की प्रक्रिया में राजा की पद की शक्तियां ज्यों-ज्यों कम होती गई, यानी जैसे कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट द्वारा किया जाता है। इसी कारण राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के पद की प्रकृति या राजा के पद की शक्तियां ज्यों-ज्यों कम होती गई, क्योंकि वहाँ संसदात्मक व्यवस्था है, नाम मात्र का राष्ट्रपति है, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत चुना जाता है। इसलिए थोड़ा सा राजतंत्र का मिश्रण रूप बताया जाता है। मंत्रिमंडल की शक्तियां वैसे वैसे बढ़ती गई। आज जैसा कि सर जॉन मेरिटर कहते हैं, ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। यानी मेरिटर कह रहा है कि एक राजा एक केंद्र बिंदु, उनके साथ चारों ओर चक्र घूमता रहता है। ग्लैडस्टोन ने कहा है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है, इसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। यानी विचारकों ने अलग अलग उनकी उपाधि दी है कि मंत्रिमंडल सूर्य पिंड है और चारों ओर पिंड घूमते रहते हैं। आरएल समिति के प्रतिवेदन में मंत्रिमंडल को संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार बताया गया है। रैमजे मोरियो, लावेल, एमरी, बेजहार्ट और ब्रिटिश संविधान के लेखकों ने, ब्रिटिश का संविधान नहीं है बच्चों, वो थोड़ा सा मैग्ना कार्टा में थोड़ा लिखा हुआ, उसको कहा जाता है संविधान, ने शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसी ही गौरवपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है। यानी मंत्रिमंडल को ब्रिटिश की शासन व्यवस्था का हृदय माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि सारा कार्य उनके बिना हो ही नहीं सकता। और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, उतनी शासन के अन्य किसी भी अंग को प्राप्त नहीं है। यानी राष्ट्रपति गए, मंत्री परिषद गए, किसी को भी गए, जितनी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की शक्ति यहाँ बताई गई है, उतनी शक्ति किसी के पास नहीं है। और ये महत्वपूर्ण स्थिति में शासन अन्य किसी अंग को नहीं दिया गया।
शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य बहुमुखी या बहुमुखी हैं। सन 1918 में सरकार द्वारा नियुक्त शासन तंत्र समिति के अपने प्रतिवेदन में मंत्रिमंडल के निम्न कार्य बताए गए हैं। उसमें पहला है संसद के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली नीति का अंतिम निर्धारण, यानी संसद व्यवस्थापिका के सामने कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल जो भी प्रस्तुत करते हैं नीति, उनका अंतिम निर्धारण कौन करेगा? मंत्रिमंडल। ये उनका कार्य है, ये कार्य करते हैं। दूसरा है संसद द्वारा निश्चित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण है। जो नीतियां बनाते हैं व्यवस्थापिका, तो उन पर नियंत्रण किसका है? कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका वो नीतियों को देख के लागू करती है, इसलिए सर्वोच्च नियंत्रण है। तीसरा है राज्य शासन के विभिन्न विभागों की शक्तियों को परिसीमित करना और उनमें निरंतर सामंजस्य स्थापित करना। कहने का मतलब है राज्य शासन के विभिन्न जो विभाग है, विभाग वही रेल मंत्री वगैरह सब पे है, विभाग शिक्षा मंत्री, क्या वित्त मंत्री, तो इस शक्तियों को परिसीमित कर दिया गया और ये निरंतर सामंजस्य स्थापित करता है। यानी ये सारी शक्ति किसके हाथ में है? ये सारी शक्ति विभागों के हाथ में, मंत्रिमंडल के हाथ में है। वास्तव में इस प्रतिवेदन में मंत्रिमंडल की केवल कार्यपालिका शक्तियों का ही उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मंत्रिमंडल का या मंत्रिमंडल को कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक और न्याय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, जिसका उल्लेख इन रूपों में किया जा सकता है। यानी अब वर्तमान में कहे कि मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियां इस प्रकार है। तो पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी में मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, पहली कार्यपालिका में शक्ति है राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करना। इसमें बच्चों मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। ये रैमजे मौर्य ने कहा है कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और ये निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामयिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। यानी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण पूरे देश के आंतरिक मामले में सारी नीतियां जो बनाई जाती है वो व्यवस्थापिका बनाती है, लेकिन उस पर नियंत्रण कार्यपालिका का होता है, यानी मंत्रिमंडल का होता है। जो भी नीतियां बनाए उनको लागू करने का अधिकार भी इसी का करने का भी अधिकार मंत्रिमंडल का ही होता है। कार्यपालिका की संबंधी में कार्य में या शक्ति में दूसरा है पॉइंट कार्यपालिका में राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रीगण विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उसके कार्यों की देखभाल करते हैं। यानी मंत्रिमंडल के पास अपने अपने विभाग होते हैं, वही शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, इस तरीके से उनके पास एक विभाग होता है। तो वो अध्यक्ष बनकर उन विभागों का संचालन
करता है मंत्रिमंडल। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। यानी जो राजा है उसके सारे कार्यों का जो शक्तियां हैं वो सबका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन भी मंत्रिमंडल ही करता है। यानी राजनीतिक स्तर पर जो पदाधिकारी, जो मंत्रिमंडल के लिए पद अधिकारी जो दिए जाते हैं, जो वो भी मंत्रिमंडल के सलाह से ही राष्ट्रपति नियुक्ति देता है। तो जो पदाधिकारी दूसरे भी है, चयन करने का भी मंत्रिमंडल का अधिकार है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है, यानी वास्तविक नहीं है राष्ट्रपति या वहाँ के राजा, तो इसलिए सम्राट सिर्फ नियुक्ति देता है, लेकिन वास्तविक पद को जो नियुक्ति देता है वो मंत्रिमंडल ही देता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना पड़ता है। उसके बाद जिम्मेदारी भी आगे बच्चों कि संसद जो प्रशासन में जो कार्य दिए, जैसे संसद ने नीतियां बनाई, बजट वगैरह बनाए, तो प्रशासन संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब संसद द्वारा मंत्रिमंडल को पूछा जाता है, क्योंकि वही सारे विभाग के अध्यक्ष भी हैं और बजट बनाने का कार्य भी उनका वित्त मंत्री का होता है, इसलिए प्रश्न पूछने का अधिकार भी व्यवस्थापिका को होता है। इसी प्रकार संसद में मंत्रिमंडल व प्रशासन में विविध विभागों के कार्यों की जो आलोचना की जाती है उससे दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को प्रशासन के दोष दूर करने का प्रयत्न करना होता है। यानी जो संसद में मंत्रिमंडल प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना करता है, उस दृष्टि से मंत्रिमंडल को प्रशासन को जो दोष पाए जाते हैं उनको दूर करने का अधिकार भी मंत्रिमंडल को ही है। कार्यपालिका संबंधी कार्य में तीसरा पॉइंट है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इस विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक है। यानी उनके एक एक अंग को अलग अलग क्या दिया जाता है, विभाग दिया जाता है, तो इसलिए वो सभी समन्वय बन के कार्य करते हैं, यानी तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं, इसीलिए उसमें एकता पाई जाती है और सुशासन और प्रशासन के विभिन्न विभागों का समन्वय नितांत आवश्यक है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। प्रशासन में जो समन्वय बिठाना वो भी कार्य मंत्रिमंडल ही करते हैं। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो। यानी मंत्रिमंडल विभागों में जो नीतियां बनाई जाती है उसमें भी समन्वय बिठाते हैं, नहीं तो विभागों के द्वारा किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें विवाद न उत्पन्न हो सके, उसके द्वारा परस्पर सहयोग किया भी जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा सहयोग भी किया जा सकता है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समिति की स्थापना की गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री के पास ज़्यादा काम बढ़ गया है। उनके विभागों को, लोगों को प्रभावित करना, चुनाव के लिए तैयारी करना, ये सब लोगों को प्रभावित करने के लिए ये सब बातें आ जाती है। इसलिए मंत्रिमंडल के कार्य के लिए एक समितियां स्थापित की गई है जो आधा कार्य समितियां कर देते हैं। समिति में एक एक उनको दिया जाएगा, जो भी विभाग है कि कुछ बातें दी जाएगी, वो समितियां वो पूरा कार्य करेगी ताकि दूसरा कार्य मंत्रिमंडल कर सके। मंत्रिमंडल के कार्य या शक्तियों में दूसरा पॉइंट, ये तो कार्यपालिका संबंधी कार्य या शक्तियां रही। दूसरा पॉइंट है व्यवस्थापन संबंधी कार्य, यानी
जो व्यवस्था कर रहे हैं या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य भी उनके मंत्रिमंडल के हैं। इसमें पढ़ेंगे, वर्तमान समय में मंत्रिमंडल ने केवल प्रशासनिक कार्य करता है, वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। यानी कानून का निर्माण, नया कानून बनाने के लिए वह संसद के नेतृत्व और पद प्रदर्शन करता है। संसदीय शासन के विधायी और कार्यपालिका शक्ति के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छिन्न संबंध रहता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है, वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के आवश्यक कानून का भी निर्माण भी मंत्रिमंडल ही का ही कार्य है। यानी मंत्रिमंडल जो व्यवस्थापिका के कहे उसमें क्योंकि व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका के चुने जाते हैं, तो मंत्रिमंडल का ये भी कार्य है कि कानून का निर्माण करे, वो भी कार्य मंत्रिमंडल का हो जाता है। यानी व्यवस्थापिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका उनको लागू करेंगी। इसके अलावा सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। यानी मंत्रिमंडल को सरकारी जो अधिकारी है वो कानून रूप से परामर्श लेकर वो विधेयक को प्रारूप तैयार करते हैं, उसमें भी मंत्रिमंडल का बोलबाला माना जाता है। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है तथा संसद में वास्तविक या प्रस्तावित करता है। यानी मंत्रिमंडल ही अंतिम स्वीकृति देता है और संसद में प्रस्तावित करता है। कौन सा? वो जो विधेयक यानी कानून बनाने प्रारूप तैयार करते हैं और बहुमत के समर्थन में उन्हें पास कराता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण रहता है। व्यवस्थापिका पर भी नियंत्रण है क्योंकि वो राजनीतिक दल के बहुमत प्राप्त करने का उनका अधिकार है और वो कानून बनाते हैं, लागू करते हैं। मंत्रिमंडल का संसद द्वारा नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल की समस्त विधि निर्माण कार्य के उत्तरदायी होते हैं। कौन? मंत्रिमंडल। संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। यानी व्यवस्थापिका के जो अधिवेशन बुलाते हैं वो भी सम्राट द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसमें भी मंत्रिमंडल से परामर्श लिया जाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को विघटित किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल द्वारा ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। यानी संसद के अधिवेशन में जो सम्राट या राजा द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है वो भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। प्रतिवर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सैकड़ों सपरिषद आदेश निकलते हैं उनमें निर्माण में भी कैबिनेट की स्वीकृति निहित रहती है। मंत्रिमंडल के इन विधायी कार्यों की व्यापकता के कारण कुछ लेखकों ने लघु विधेयिका की संज्ञा दी गई है। यानी इस विधायिका को या कार्यपालिका को क्या कहा है कैबिनेट मंत्री को? लघु विधेयक यही है। आग और जिंक तो लिखते हैं कि व्यवस्थापन में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना किसी अतिशयोक्ति से कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं वरन मंत्रिमंडल द्वारा संसद के परामर्श और सहमति से होता है। यानी जो विधि का कानून का निर्माण होता है वो भी किसके द्वारा? संसद के द्वारा। वो परामर्श लेके किससे? मंत्रिमंडल से परामर्श लेकर ही करते हैं। तीसरा है वित्तीय कार्य। इसमें राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कितना खर्च हुआ, कितना आया टैक्स और कितना अब बजट बनेगा और कैसे महंगाई और सस्ता होगा और कैसे लोगों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा, ये सब बातें वित्तीय कार्य भी मंत्रिमंडल ही करते हैं। वास्तव में वित्त पर मंत्रिमंडल का पूर्ण अधिकार होता है। वार्षिक आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार करता है। पूरे वर्ष का आय व्यय कितना खर्च हुआ है, कितना आया, वो सारा ब्यौरा
मंत्री ही तैयार करते हैं, मंत्रिमंडल। किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त है, उसके कारण भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। यानी टैक्स बढ़ाना या घटाना है वो भी मंत्रिमंडल के सहमति से ही संसद ये कार्य कर सकती है। इसलिए मुनरो कहता है कि यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर ज्यादा शक्ति किसके हाथ में? मंत्रिमंडल की। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को असाधारण शक्ति प्राप्त है और इस दृष्टि से ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति में कांग्रेस यानी संसद सारा ये बजट वगैरह बनाती है, लेकिन ब्रिटिश ने ये कार्य मंत्रिमंडल करते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चों, अन्य कार्य। उपयुक्त के अतिरिक्त मंत्रिमंडल अन्य अनेक कार्य करता है। प्रथम, राजा द्वारा क्षमा के विशेष अधिकार का प्रयोग। क्षमादान, जिसको फांसी है और वो फांसी गलती से हो, मतलब उनको कह रहे हैं कि गलती से कोई अपराध हो गया किसी को बचाने के लिए तो उनको फांसी दे गई, तो क्षमादान का कार्य राजा कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल से परामर्श लेकर। मंत्रिमंडल विशेषतया गृह मंत्री से परामर्श पर ही किया जाता है। दूसरा है, राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही दिया जाता है। जो जल थल सेना के प्रमुखों को जो कोई भी उपाधि दी जाती है वो उपाधियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही राजा देता है। तीसरा है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा ही की जाती है। यानी देश विदेश में जो राजदूत की वगैरह नियुक्ति की जाती है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है। चौथा लास्ट है, महत्वपूर्ण न्यायालय के न्यायाधीश लॉर्ड साचलन मंत्रिमंडल के सदस्य के परामर्श अनुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल द्वारा ही न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक है। वह सभी कार्यों को करता है जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तियां तथा कार्य प्रदान किए गए हैं। ये हुए मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियां। कल हम पढ़ेंगे बच्चों मंत्रिमंडल व संसद का संबंध, यानी मंत्रिमंडल और संसद के बीच में क्या संबंध है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।